सबसे पहले आज डीप कॉन्सेप्ट टॉक। और डीप कॉन्सेप्ट टॉक क्या है? यानी लेख में आए हुए किसी भी विषय पर एक गहरी चर्चा, जिससे कि हो सकता है यह आपका इंडिपेंडेंट प्रीलिम्स में आ जाए या मेंस में आ जाए, जहां भी आ जाए। और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA क्या है? हम EIA के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, और हम यह क्यों पढ़ने जा रहे हैं? हम यह पढ़ने जा रहे हैं कि जोशीमठ उत्तराखंड में जो घटना घटी है, जो दरारें पड़ रही हैं, आखिर उसके पीछे जो रीजन है, तो क्या उन रीजंस के लिए जो 1986 में हमने एक संकल्पना अपनाई थी, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, क्या हमने किया था जब हम उस क्षेत्र में निर्माण कार्य कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे थे, तो क्या हमने कुछ ऐसा किया था? उसी रेफरेंस में आया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन। तो ये क्या है? एक टूल है, एक उपकरण है। यह किस प्रकार का टूल है, किस प्रकार का उपकरण? यहां लिखा हुआ है, यह टूल है, यह उपकरण है जो इस बात का आकलन करता है कि कोई भी प्रोजेक्ट, विकास की कोई भी परियोजना, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के द्वारा संचालित हो, चाहे वह निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित हो। निजी क्षेत्र कोई फैक्ट्री लगा रहा हो, सरकारी यानी किसी भी मंत्रालय, किसी भी डिपार्टमेंट की कोई माइनिंग की परियोजना, सड़क राजमार्ग विकास की कोई परियोजना, तो जब वह प्रोजेक्ट आता है तो उसका आकलन किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के क्या सकारात्मक लाभ होंगे, इस प्रोजेक्ट के क्या नकारात्मक परिणाम होंगे, यानी पर्यावरण को इससे क्या नुकसान होगा, वहां का जो आसपास का पर्यावरण है उसको क्या नुकसान होने वाला। इसी विषय को हम कहते हैं पर्यावरण प्रभाव आकलन। किसी भी प्रोजेक्ट का पर स्थानीय एनवायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यही चीज है जो यहां पर लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। और यह क्यों किया जाता है? अब आपके सामने एक प्रश्न यह हो जाएगा कि आखिर यह क्यों किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है, यह क्या सुनिश्चित करता है? EIA क्यों? बिकॉज यह सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? यह सुनिश्चित करता है कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट से पर वहां के आसपास के वातावरण को कुछ नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान को हम इस प्रकार से कार्य करें कि वह नुकसान कम हो, या होने वाले नुकसान को रोक सकें, या अगर ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है तो हम विकास की प्रक्रिया को ही रोक दें। तो यह है, यानी क्यों किया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 6th स्टेप ऑफ EIA। यह क्यों समझना आवश्यक है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन के 6 स्टेप होते हैं, 6 स्टेप होते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछता है, केस स्टडी भी, पर्यावरण और विकास के बीच में संबंध, ठीक है। तो ये 6 स्टेप आपको जानने होते हैं तभी, यानी पर्यावरण प्रभाव का आकलन देख सकते हैं 6 स्टेप में किया जाता है। तो पहला होता है, यानी अब क्या होता है, प्रोजेक्ट, परियोजना की स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग मतलब जैसे आप फिल्म वगैरह देखते हैं ना, स्क्रीनिंग की जा रही है, तो परियोजना के बारे में सारा बताया, स्क्रीनिंग होती है उसकी, कि भाई इस परियोजना में कोई भी जो है काम जो किया जा रहा है, वो मान लीजिए सड़क बनवाई जा रही, 4 धाम की सड़क, तो दिखाया जाएगा कि 4 धाम की सड़क ऐसे जाएगी, और यहां आसपास ये हटाया जाएगा, ये मलबा होगा, इस प्रकार के, यहां पर आबादी इतनी है। तो ये सारी स्क्रीनिंग होती है, हर एक पहलू के बारे में चीजों को बताया जाता है। फिर उसके बाद होता है स्कोपिंग, यानी जब स्क्रीनिंग हो जाती है तो दूसरा होता है स्कोपिंग। इसको ऐसे रट लीजिएगा, स्कोपिंग। स्कोपिंग का मतलब होता है कि इसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होगा, यानी इसमें क्या क्या ऐसी चीज है जो नकारात्मक रूप से या सकारात्मक रूप से, दोनों हमेशा रहेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, इसका क्या होगा। तो जो नेगेटिव इंपैक्ट होगा, इसीलिए EIA किया जाता है, क्योंकि हम नेगेटिव इंपैक्ट को दूर कर सके। तो ये हो गया, यानी पोटेंशियल इंपैक्ट, उसका क्या होगा, परियोजना के संभावित प्रभाव क्या होंगे। तीसरा होता है कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डेटा, यानी अब हमने प्लस माइनस चेक किया, अब हम उसके बाद जब हमको पता लग गया क्या इसमें माइनस है, तो हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे कि कहां कहां पर इश्यूज होंगे, और उसके बाद उस क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति के साथ उसको मैच करेंगे। तीसरा ये हो जाता है। और फिर उसके बाद हमें पता लग गया, आप तीसरे स्टेज तक आते आते हमें पता लग गया कि इस क्षेत्र में कहां कहां पर समस्या आ सकती है इस प्रोजेक्ट के आने से। फिर चौथा क्या होता है, मिटिगेशन मेजर्स
क्या होता है, यानी समन के उपाय, कि भाई अगर मान लीजिए सड़क निकल रही है, यहां से भूस्खलन हो सकता है, तो सड़क को थोड़ा सा मोड़ा जाए या कुछ नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाए जिससे लैंडस्लाइड की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, लैंड सबसिडेंस की स्थिति ना हो पाए, भूमि धंसाव, भूमि अवतलन। ठीक है, अभी हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि भूस्खलन क्या है, भू धंसाव क्या है, या भूमि अवतलन क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद सार्वजनिक परामर्श भी किया जाता है पर्यावरण विदों से, स्थानीय स्तर पर काम करने वाले जो एनजीओ होते हैं इन सब से, और अंत में निर्णय लिया जाता है कि भाई ये प्रोजेक्ट हम अनुमति देते हैं या नहीं देते। तो ईआईए की ये प्रोसेस होती है, इसको इसलिए रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए केस स्टडी, जोशीमठ की घटना केस स्टडी की तरफ आपको लेके जा रही है, ध्यान रखें। ठीक है, इथिक्स में कुछ भी इथिक्स नहीं है, ट्रेडिशनल कुछ भी नहीं, जो भी है वो सब आपका जो घटनाएं घटित हो रही उसी को उठा करके वहां पूछ रहा है। जैसे 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध पर पूछा कि नहीं पूछा, कि उसमें कौन कौन से नैतिक मुद्दे, बताइए मुझे। रूस यूक्रेन युद्ध पर 2022 में क्वेश्चन पूछा कि नहीं इथिक्स में। तो जोशीमठ की घटना बहुत बड़ी घटना, भी जब इसके अंदर मैं चलूंगा कंटेंट के, देन आपको लगेगा अरे यार ये तो किसी एक व्यक्ति ने, मैं पहले उसको बता ही देता हूं फिर आता हूं मैं यहां पर। ठीक है, एक मिनट में पहले बता, क्योंकि बहुत ज्यादा आईक्यू आईपी यहां तक पहुंचने में हम लोग को अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। एक मैं रिपोर्ट का जिक्र कर दूं, 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, और मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया था, यह कह दिया गया था कि जोशीमठ किस पर बना है, वह रेत और पत्थर का भंडार है। उन्होंने कहा यानी एक प्रकार से वो लैंडस्लाइड पर, लैंडस्लाइड जैसे भूस्खलन होता है तो जो पत्थर और रेत इकट्ठा हो जाते, उस पत्थर और रेत जो समय से इकट्ठा होते गए, जोशीमठ उस पर बना है, जोशीमठ उस पर बना है। और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इट वाज नॉट सुटेबल फॉर अ टाउनशिप, यानी ये शहर बसाने के लिए, शहर की परियोजना के लिए ये सही नहीं है, ऐसा 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में कह दिया गया था। अभी हम वापस आते हैं, फिर पढ़ेंगे। आज ये टॉपिक बड़ा गहरा, इसमें आप लोगों को मजा आ जाएगा। जोशीमठ वाला टॉपिक बहुत आईक्यू आईपी है, इतनी जगह से कनेक्ट होगा कि मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो केस स्टडी में यह विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर जगह ये चर्चा में है, और वाकई ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है ही। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोई भी केस स्टडी अगर आपसे पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाता है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये रट लीजिएगा। जब ये लिख करके देंगे कि अगर इतने स्टेप के बाद परियोजनाएं पास हो रही हैं और फिर भी समस्या हो रही है, तो हमें और गहरे स्तर पर विचार करने की जरूरत है, ऐसा आपको लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेक होल्डर इन ईआईए प्रोसेस, यानी स्टेक होल्डर मतलब कौन कौन लोग इस ईआईए आकलन से जुड़े हैं। सिंपल सी बात है, इसको ऐसा आप समझिए। स्टेक होल्डर्स मतलब कौन कौन भागीदार है। ठीक है, तो ऑब्वियस है जो परियोजना को प्रपोज करता है, जो परियोजना का प्रस्ताव रखता है, जैसे मान लीजिए मैं रिलायंस कंपनी चलाता हूं, मैंने कर दिया, या सरकार का कोई मंत्रालय या कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स उसने कर दिया, तो ऑब्वियस है पहला हो गया हितधारक वो। इसके अलावा जो ईआईए को तैयार करने वाला एनवायरमेंटल कंसल्टेंट है, पर्यावरण सलाहकार, जो इस प्राइवेट सेक्टर या सरकारी क्षेत्र की तरफ से योजना का प्रस्तावक है। ठीक है, जो परियोजना प्रस्तावक की ओर से ईआईए तैयार करता है, ठीक है ना, तो ये करेगा। फिर तीसरा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो वहां का होगा, किसी भी राज्य का, या अगर राष्ट्रीय क्षेत्र में हो रहा है, केंद्र के क्षेत्र में तो राष्ट्रीय। इसके अलावा फिर जनता भी इसमें स्टेक होल्डर, चूंकि उससे उसकी राय पूछी जाती है। ठीक है, और इसके बाद आता है प्रभाव आकलन की कई एजेंसियां होती हैं, और फिर इसके बाद आता है हमारा पर्यावरण मंत्रालय का जो क्षेत्रीय केंद्र होता है वो। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, लेकिन केस स्टडी अगर एथिक्स में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ईआईए की जाती है तो उसके ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी सबका ध्यान रखा जाता है। ईआईए एक अच्छी प्रक्रिया है। फिर आता है कि जो ईआईए है वो केवल अपने आप में एक आकलन नहीं है, उसको कानूनी रूप से समर्थित भी किया गया है। तो स्टेचुरी बैकिंग फॉर ईआईए इन इंडिया, ईआईए को
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा समर्थन दिया गया। ठीक है, यानी यह इस एक्ट के द्वारा जो है संचालित किया जाता है, याद रखिएगा। सितंबर 2006 में नए EIA कानून को नोटिफाई किया गया था, किसकी तरफ से? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से। ये सब फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने, ये पीटी में आपसे पूछ सकता है, ये भी पीटी का फैक्ट है। ठीक है, इसके बाद अब इसमें बताया गया है व्हाट डज द न्यू नोटिफिकेशन मैंडेट, यानी ये जो 2006 में नया EIA आया था, पर्यावरण प्रभाव आकलन, इसमें क्या कहा गया था? इस अधिसूचना में कहा गया था कि कोई भी प्रोजेक्ट हो बगैर पर्यावरणीय मंजूरी के ये आगे नहीं बढ़ सकता, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के ये आगे नहीं बढ़ सकता। ध्यान रखें इस समय। तो एक पॉइंट ये हो गया। और कौन कौन से, जैसे अगर कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट है तो इसमें पर्यावरणीय मंजूरी देनी पड़ेगी। क्यों भाई? क्योंकि गहरे स्तर पर माइनिंग हो रही, खनन हो रहा, ड्रिलिंग हो रही, तो क्या हो रहा, आसपास की बड़ी बड़ी मशीनें ड्रिल कर रही, तो आसपास का सब हिलेगा कि नहीं हिलेगा? तो माइनिंग हो रही। अगर कोई थर्मल पावर प्लांट, अब जरा पकड़ लीजिएगा, थर्मल पावर प्लांट, जोशीमठ में थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा, तो माइनिंग भी हो रही। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। नदी घाटी, यानी अगर रिवर वैली से कुछ गुजर रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा हो, जैसे सड़क बनाया जा रहा हो, राजमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, और बहुत छोटे विद्युत या फाउंड्री इकाइयां मतलब छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, तो इन सब को क्या है, इन सब को पर्यावरण मंजूरी लेना अनिवार्य है। तो EIA क्यों महत्वपूर्ण? अब अगर EIA पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद EIA 2020 का ड्राफ्ट भी जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि यानी किसी भी प्रोजेक्ट को थोड़ा क्लियरेंस जल्दी मिलनी चाहिए, यानी यहां पर थोड़ा सा विकास और पर्यावरण में विकास का पक्ष ज्यादा ले लिया गया था। बाकी इसको, क्योंकि याद रखें ये जो ड्राफ्ट EIA 2020 था, जिस पर यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये एक्सपायर्ड हो गया है, तो इसलिए मैंने इस पर बहुत ज्यादा डिटेल दिया नहीं, चूंकि ये कानून का रूप नहीं ले पाया है। ध्यान रखिएगा। 2020 में प्रश्न भी आ गया था, जब ये EIA नोटिफाई किया गया था, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 प्रारूप मौजूदा EIA अधिसूचना 2006 से कैसे भिन्न है? तो 2006 और 2020 में कंपेयर कर दिया गया था। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट देख सकते हैं, क्वेश्चन आ गया। तो अब यहां पर इस क्वेश्चन की जड़ में जाने की जरूरत नहीं है, आप एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट केवल आप पढ़ लीजिएगा। यह नोटिफिकेशन अब रद्द हो चुका है, इसलिए आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है ये 2006 वाला, जो आपको बता दिया गया है काम भर का। ठीक है, अब इसको आप डीप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और आज ये मेरी बायोग्राफी शाम को 6 बजे पब्लिश होगी, इसको 8:30 बजे, इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एडिटोरियल्स पे, उसी के आगे, यानी अब आता है दो। सबसे पहले देखिए, क्रैक इन जोशीमठ, क्रैक इन पॉलिसी। अब देख कितना बढ़िया लिखा हो, अ वार्निंग अगेंस्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। जोशीमठ में दरार पड़ रही, जोशीमठ में घरों में दरार पड़ रही, घर गिर जा रहे। यहां क्या कहा जा रहा है? क्रैक इन पॉलिसीज, यह नीति में दरार है, यानी पॉलिसी को फोकस कर दिया कि भाई हमारी पॉलिसी में कमी थी। जब मिश्रा कमेटी ने कहा कि जोशीमठ ये जो स्थल है ये टाउनशिप के लिए वल्नरेबल है, संवेदनशील है, फिर ऐसा क्यों किया गया? तो वही यहां पर कहा गया कि ये पॉलिसी में दरार। कितना अच्छा शब्द है, इसको आप लोग अपना बना लीजिएगा कि जोशीमठ में दरार, नीति में दरार है। ऐसा थंबनेल बना करके डाला जा सकता है लेक्चर, ठीक है ना? अ वार्निंग अगेंस्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, अल्पकालिक लाभ जब हम चाहते हैं तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा है जोशीमठ क्राइसिस पर, व्हाट इज लैंड सब्सिडेंस, यानी भू धसाव या भूमि अवतलन भी कहते हैं हिंदी में। ये क्या है और ये क्यों होता है? ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ही देख सकते हैं। यही इंग्लिश अखबारों की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यही इंग्लिश अखबारों की सबसे बड़ी, ये अपने आप में क्या क्वेश्चन है कि नहीं? व्हाट इज लैंड सब्सिडेंस, यानी भू धसाव क्या है? क्या ज्योग्राफी में आ नहीं सकता ये पेपर? ये क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता? GS1 यूनिट 3 वाली जो है भूस्खलन सिलेबस का पार्ट है। भू धसाव क्या और क्यों होता है, इसके रीजंस प्रीलिम्स में भी आ सकता है, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम, यानी यूपीएससी सिलेबस GS1 ज्योग्राफी के साथ सबसे पहले इसको इंटरलिंक कर देते हैं।
और ज्योग्राफी के साथ इंटरलिंक करेंगे तो कहां करेंगे वो सब आप लोगों को पता, बताने की जरूरत नहीं है, देख सकते हैं आप कहां करेंगे। तो ये देखिए यूनिट, लास्ट वाली जो यूनिट है, जो भी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटना है वहीं पर ही आएगा। ठीक है, लैंडस्लाइड, लैंड सब्सिडेंस, भूस्खलन, भूमि धंसाव, इसी पार्ट का एक हिस्सा है। तो भूगोल में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, और क्या पूछ सकता है वो क्वेश्चन, पहले मैं मॉडल क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद फिर आता हूं, वापसी करता हूं और फिर बहुत सा IQ IP करता हूं। मुद्दा आप सबको क्लियर ही हो गया। तो प्रश्न है, व्हाट इज लैंड सब्सिडेंस एंड व्हाई डज इट हैपन। भू धंसाव या भूमि अवतलन भी कहीं कहीं हिंदी में आता है। क्या है, हाउ कैन इट्स इंपैक्ट बी, सॉरी, ये क्या है और यह क्यों होता है, और फिर कह रहा हाउ कैन इट्स इंपैक्ट बी टैकल्ड, इसके प्रभाव से कैसे निपटा जा सकता है, क्या रास्ता है हमारे पास, यह भी हम पढ़ेंगे, कैसे इससे निपटा जा सकता है। और फिर क्या कह रहा, डिस्कस विद एग्जांपल, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए, यानी आपके पास एग्जांपल होना चाहिए, जैसे जोशी मठ का एग्जांपल है, वह कमेटी, मिश्रा कमेटी का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये सारी बातें, या कैसे निपटा जा सकता है। तो EIA का जो आकलन, जो 6 स्टेप में EIA आकलन कर रहा है, वो आकलन हो और उस आकलन को पब्लिक डोमेन में रखा जाए। क्योंकि अब भाई ऑब्वियस होता है कि अगर कोई चीज पब्लिक डोमेन में नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो आकलन को पता नहीं 6 स्टेप को फॉलो किया गया कि नहीं फॉलो किया गया, किसने देखा। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। आप तो शहर में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, अपने गांव में रह रहे हैं, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ये सब पॉइंट भी आपको दिमाग में रखने हैं। तो ये हो गया ज्योग्राफी का क्वेश्चन। क्या है, ये हो गया ज्योग्राफी का क्वेश्चन जिस पर आपको दिमाग रखना है। अब यहां पर बहुत सा IQ IP, मैं केवल एक बार IQ IP का जिक्र कर देता हूं। GS3 इन्वायरमेंट में आ ही जाएगा, कंजर्वेशन, संरक्षण, ये सीधा सीधा। फिर इसके बाद डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा और आपदा प्रबंधन, GS3 सीधा इसी के साथ कनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। आपदा और आपदा प्रबंधन के साथ ये सीधा सीधा कनेक्टेड है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस यूनिट से। अब मैं यहां पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाया हूं, इस पर चर्चा, ये एथिक्स का भी है, अभी मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। एथिक्स के भी कई क्वेश्चन यहां लगे हुए, लेकिन मैं नहीं करूंगा, एक बार पहले पूरा टॉपिक पढ़ा देता हूं फिर वापस आऊंगा। एक हो गया ज्योग्राफी का, मॉडल क्वेश्चन के साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो पहले इसको समझ लेते हैं सारा टॉपिक, दोनों एडिटोरियल्स, और फिर चलेंगे IQ IP में, तब आएगा शानदार मजा। तो व्हाट इज द न्यूज, बताने की जरूरत नहीं। उत्तराखंड में जिला प्रशासन जोशीमठ के द्वारा सूचित किया गया, यानी जोशीमठ का जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा यह सूचित किया गया कि लगभग, यानी ये ऑथेंटिक डेटा, 570 जो वहां के घर हैं वहां पर क्रैक विकसित हो गए हैं, यानी घरों में दरारें पड़ गई हैं। दरारें यानी इस प्रकार की दरारें आप देख सकते हैं। ठीक है, जोशीमठ कहां स्थित है, बद्रीनाथ से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है, यानी बद्रीनाथ के आसपास। बद्रीनाथ में कंस्ट्रक्शन का काम, दिमाग आपका तुरंत घूमना चाहिए। एक तो मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, ऊपर से 4 धाम का प्रोजेक्ट। जरा कॉन्ट्राडिक्शन को समझिएगा, कॉन्ट्राडिक्शन को समझना है आपको। केदारनाथ, ठीक है, तो जरा ध्यान रखिएगा, बद्रीनाथ और ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर आता है अब क्या क्या चीज है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दरारें पड़ रही और एक पूरी आपदा प्रबंधन पर काम करने वाली संरचना या स्ट्रक्चर उस जोशीमठ इलाके में मौजूद है। कौन कौन मौजूद है, इन सब के बारे में आपको प्रीलिम्स में गूगल करके डिटेल पढ़ना है। तो कौन कौन है, इस विषय पर केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, उत्तराखंड राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, और कौन कौन, इसके साथ साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी NDMA, GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। तीसरा है कौन सा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान NIH सहित। ठीक है ना, ये सभी, यानी ये सारे लोग मिलकर के वहां उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपदा होती है तो उसके बाद ये हाई लेवल मीटिंग है, और हाई लेवल मीटिंग आप कौन कौन कर रहा है, तो इनका सबका नाम याद रखिएगा। तो जैसे कोई केस स्टडी इथिक्स में आप जा करके चेक करेंगे, इथिक्स में 2 केस स्टडी सीधा सीधा आपदा से आई हुई है, आप चेक कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने चेक किया होगा कमेंट करके अभी बताते चलिए लाइव क्लास में।
तो अगर डिजास्टर पर केस स्टडी आ रही तो आपको ये सारी बातें होनी चाहिए कि अगर डिजास्टर हो रहा है तो मीटिंग्स कैसे होती हैं, हाई लेवल की मीटिंग, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आता है उत्तराखंड के अधिकारियों ने 8 जनवरी 2023 को कह दिया कि यह जो एरिया है लैंडस्लाइड एंड सबसिडेंस हिट जोन है। अब जरा याद रखें क्या है, लैंडस्लाइड एंड सबसिडेंस हिट जोन, इसको आप रट लीजिएगा। यह भूस्खलन और अवतलन प्रभावित क्षेत्र क्या है, भूस्खलन और अवतलन प्रभावित क्षेत्र है या भूमि धंसाव वाला क्षेत्र, भूस्खलन और भूमि धंसाव। तो अब ये किसने घोषित किया, उत्तराखंड प्रशासन ने। तो रट लीजिए पहला, इतना पढ़ने के बाद आपको क्या मिला, बस 2 लाइन, और यही हमारे काम की है कि जोशीमठ में जो आपदा आई है उसके पीछे जिम्मेदार कारक है। कारक क्या है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड प्रशासन के द्वारा दिया गया कारक है, और वह कारक है लैंडस्लाइड और लैंड सबसिडेंस, यानी भूस्खलन और भूमि धंसाव। दोनों शब्द आप रट लीजिए, बस आपका काम एक हो गया। अब आते हैं, समझते हैं, क्योंकि प्रश्न तो इस पे भी आ सकता है, व्हाट इज लैंड सबसिडेंस। ठीक है, आइए जरा समझते हैं। अब आता है लैंड सबसिडेंस, जो जोशीमठ में दरारों के विकास का प्रमुख कारण है। तो ये क्या है, भूमि अवतलन, या हम इसको भूमि धंसाव भी कहेंगे, ठीक है ना, क्या कहेंगे, भूमि धंसाव भी कहेंगे, लैंड सबसिडेंस कहेंगे। अब आता है इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार सबसिडेंस क्या है। तो इसके अनुसार देखिए कितनी ऑथेंटिक डेफिनेशन, इसके अनुसार जो भूमि धंसाव है या सबसिडेंस है या अवतलन है, यह क्या है, सिंकिंग ऑफ द ग्राउंड, यानी ग्राउंड का सिंक करना, सिंकिंग ऑफ ग्राउंड यानी धंस जाना, भूमि का धंस जाना। किस कारण से, भूमि का धंस जाना किस कारण से, अंडरग्राउंड मटेरियल मूवमेंट, यानी जो भूमि के अंदर जो भी सामग्री है उसके हिलने के कारण, भूमि के अंदर जहां पर आपका घर बना है उसके नीचे कोई सामग्री है, उसके हिलने के कारण क्या हो जाना, भूमि का धंस जाना। तो आप सबको पता है कि जो भी जोशीमठ में घर बने हुए हैं, टाउनशिप वहां डेवलप किस चीज पर है, वो अभी आपने पढ़ा ना, वो किस चीज पर, रेत, यानी वो लैंड स्लाइड, भूस्खलन से जो पदार्थ आ रहा है उसी से पुराने समय से आ रहा है, लंबे समय से इकट्ठा हो गया और उसी पर शहर बस गया। तो अब वो हिल रहा है नीचे का पदार्थ। अब वो कैसे, तो उसके 2 रीजन होते हैं क्यों हिल रहा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों हिल रहा है। यहां तो डेफिनेशन है, लेकिन ऐसा वो सिंक क्यों कर रहा है, ऐसा हिल क्यों रहा है, ऑब्वियस है कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी ह्यूमन फैक्टर भी है, मानव कारक भी है और प्राकृतिक कारक भी है। तो दोनों कारक से ऐसा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका, यह मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों से होता है भूमि धंसाव। मानव निर्मित कारक क्या है, आप देख सकते हैं, मैन मेड क्या है, जैसे हम वहां पर कोई भी माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं, कोई भी खनन की एक्टिविटीज करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मानव हो गया। प्राकृतिक होते हैं, जैसे भूकंप हो गया, इसके अलावा मिट्टी का कटाव हो गया, तो ये हो गए क्या, यानी आपके प्राकृतिक कारक। तो लैंड सबसिडेंस क्या है, यह डेफिनेशन आपको पता लग गई। ये क्यों होता है, तो मैन मेड रीजन भी है और इसके साथ साथ नेचुरल यानी प्राकृतिक कारण भी है। दोनों का एक एक एग्जांपल भी बता दिया गया। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आता है कि लैंडस्लाइड क्या है, तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, जमीन के एक बड़े टुकड़े का पहाड़ पर से फिसल जाना। ये देख लीजिए, यानी ये पहले पहाड़ की जमीन थी, लेकिन अब क्या हो रही है, ये फिसल रही है। क्या हो रही है, ये फिसल रही है। क्लियर है। तो आई होप आप सभी एस्पिरेंट लैंडस्लाइड और लैंड सबसिडेंस दोनों को अच्छे से समझ चुके हैं। अब दोनों को अच्छे से समझने के बाद अब हम अगले मुद्दे पर आते हैं कि भाई ये पूरा विस्तार से कि जोशीमठ के धंसने के क्या कारण हो सकते हैं, यानी अब विस्तार से। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित हमने पढ़ा, लेकिन अब हम कुछ बिंदुओं में उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेजाइल इकोसिस्टम यानी वो संवेदनशील या कमजोर पारिस्थितिक तंत्र है। जोशीमठ का जो इकोसिस्टम है वो कमजोर है। अब कैसे है, याद रखिएगा। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि जो जोशीमठ शहर है प्राचीन भूस्खलन सामग्री पर बनाया गया, यानी ये जो ऐसे भूस्खलन हुआ
सड़क पर, और ऐसे होता आ गया होता आ गया होता आ गया, ये और ऐसे ही भूस्खलन का एक पहाड़ बन गया। और फिर क्या हुआ, उसी पर ये बसा है, वही यहां पर कहा गया कि यह चट्टान नहीं बल्कि रेत और पत्थर के जमाव पर टिका है। यानी ये चट्टान पर नहीं है, यह इसी प्रकार की रेत और पत्थर के जमाव पर टिका हुआ है। तो आप किसी भी कारण से, वो ड्रिलिंग के कारण हो सकती है, कंस्ट्रक्शन के काम के कारण हो सकती है, कुछ प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती है। तो ऊपर जो भी इमारतें बनी वो क्या होंगी, उसमें दरारें आएंगी, वो गिर जाएंगे। क्लियर है? तो यही हुआ है जोशीमठ में। इसका मतलब है कि इसकी भार वहन क्षमता अधिक नहीं है। अरे भाई, जो रेत पर और पत्थर के जमाव पर टिका होगा वो कितना भार इकट्ठा कर पाएगा, वो कितना भार, अब आप देख सकते हैं। तो ऐसे में यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है। किस चीज के लिए? बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति। जो ढेर सारी सड़कें और जो भी विकास के प्रोजेक्ट लग रहे, चाहे थर्मल पावर ही क्यों ना, उसके प्रति ये बहुत ज्यादा संवेदनशील है। यही पॉइंट यहां पर बताया गया। आई होप पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन है। यानी जो, अब देखिए कितना बड़ा इश्यू अनप्लान्ड। हमारे पास EIA है, सिस्टम है, लेकिन फिर भी अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और दूसरा भी उसी के साथ लिखा हुआ ज्यादा जनसंख्या। ऑब्वियस है, हमारे यहां जनसंख्या इतनी ज्यादा कि कहीं पर कुछ भी ज्यादा ही रहेगा पॉपुलेशन को लेकर के। अब आता है अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, यानी अब देखिए, अब ये पर्यटन स्थल है, क्योंकि पर्यटन विकास का अगला बड़ा प्रेरक होता है, ऐसा सरकारें और नीति निर्माता मानते हैं। तो खूब कंस्ट्रक्शन वहां हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आपको पता है ड्रिलिंग, खुदाई और ना जाने क्या क्या काम। तो आसपास का वातावरण जो संवेदनशील है वो और ज्यादा प्रभावित हो रहा है। यही बात यहां पर लिखी गई। और ये प्रूफ किया गया है कि बिना योजना के बहुत सारे निर्माण हो रहे हैं। ये वही स्वप्न जो भारत को सोने नहीं दे रहे। स्वीकारोक्ति के साथ सुधार करने की निष्ठा, सफलता के 2 मंत्र हैं, सब हर जगह टिका दीजिएगा सारे पॉइंट। और ये किसके द्वारा कहा गया? एक एग्जाम्पल दिया गया है मिस्टर नवीन जुएल के द्वारा। ये कौन है? जब 4 धाम प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था तो इसका एनवायरमेंट पर और इसका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी समाज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी, जिसके सदस्य थे नवीन जुएल। उन्होंने कहा कि जो तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है, जरा इसको याद रखिएगा, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, जो उत्तराखंड के बच्चे होंगे, निबंध में आपसे जोशी मठ को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर आपके यहां निबंध आता होगा तो ये सब आपको याद होना चाहिए। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना और सीमा सड़क संगठन द्वारा हेलंग बाईपास को उन्होंने प्रमुख कारण बताया। इन्होंने कहा ये दोनों जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं इसी का दुष्परिणाम है, ये याद रखेगा। तीसरा, जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव। ये तो हर एक शहर की समस्या है। कंस्ट्रक्शन होते जा रहे हैं, नालियां, जो जल निकासी है वो कमजोर होती जा रही है, पानी इकट्ठा होता जा रहा है जमीन की तरफ, और फिर उसके कारण से भी ये समस्या हुई है, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है, बताया गया है, याद रखिएगा। ठीक है? अनधिकृत निर्माण के कारण पानी का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बार बार भूस्खलन होता है। चौथा, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन भी है, तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्लाइमेट चेंज, बहुत सी आपदाएं यहां आती हैं। अब इसके बाद यानी अगले एडिटोरियल के साथ कनेक्ट, यानी पहला तो आपको बता दिया गया लैंड सब्सिडेंस, लैंडस्लाइड क्या है और क्या ये यही रीजन था जोशी मठ का, तो आपने वो सारे रीजन बता दिए। अब हम आते हैं दूसरी बार एडिटोरियल को कनेक्ट कर दिया गया, और वो क्या कनेक्ट किया गया है कि क्या जोशी मठ में दरार नीति में दरार थी? तो हां, बिल्कुल थी। 1976 में ही मिश्रा कमेटी ने यह कह दिया था कि जोशी मठ सैंड और स्टोन पर बना हुआ है, तो ऐसे में यह टाउनशिप के लिए उचित नहीं है। ठीक है? तो अब आप देख सकते हैं ऐसे में समस्या हो सकती है, लेकिन उस पर इस शहर को विकसित किया गया, और मिश्रा समिति की रिपोर्ट को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। अब अगर मिश्रा समिति की रिपोर्ट को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया, इसका मतलब है एक कॉन्सेप्ट होता है एनवायरमेंट इकोलॉजी में, इकोलॉजिकल कंसिडरेशन। क्या होता है? पारिस्थितिक विचार।
तो निबंध भी आपसे पूछा था यूपीएससी ने 2006 में शायद, कि अभी लगा हुआ आप देखेंगे, पारिस्थितिकी विचार विकास में बाधक हो यह आवश्यक नहीं है। यानी इकोलॉजिकल कंसिडरेशन अगर आप रखते हैं तो इकोलॉजिकल कंसिडरेशन से डेवलपमेंट बाधित नहीं होगा, यह निबंध में पूछा गया, आपको प्रूव करना। तो ये जो मिश्रा समिति के विचार थे वो क्या थे? ये इकोलॉजिकल कंसिडरेशन ही था। इकोलॉजिकल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जिस एक एनवायरमेंट में जीव जंतु वनस्पति सभी रह रहे हैं, तो इकोलॉजिकल कंसिडरेशन का मतलब है कि हमें, यानी मानव ही उन सब में सबसे बुद्धिमान है, तो मानव को हर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जीव जंतु वनस्पति तीनों का। यह होता है पारिस्थितिक विचार। लेकिन यहां तो मानव ने एक रिपोर्ट दी, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स वाले मानव हैं उन्होंने इस मिश्रा समिति के इकोलॉजिकल कंसिडरेशन को समझा ही नहीं। और 1976 की रिपोर्ट है यार, सोच सकते हो आप। तो ये आप यहां से देख सकते हैं। और समय के साथ इन्होंने कहा कि ऐसा मत करिए, लेकिन जोशीमठ में धीरे धीरे बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन, अनियोजित शहरीकरण देखा गया और रिजल्ट यही रहा। आई होप आप टॉपिक को अच्छे से समझ गए। अब हम आते हैं IQIP दबा करके, क्या क्या IQIP है। तो सबसे पहले एसे पर आ जाते हैं, फिर आते हैं कुछ और क्वेश्चन पर। तो इकोलॉजिकल कंसिडरेशन नीड नॉट हैम्पर डेवलपमेंट, पारिस्थितिक विचार विकास में बाधक हो यह आवश्यक नहीं है। अब आपके पास कितना बढ़िया मौका है, अगर मिश्रा समिति की रिपोर्ट जो 1976 में आई थी जोशीमठ के ऊपर, वहां पर टाउनशिप को रोकने को लेकर के अगर उसको मान लिया जाता, तो अब आप सोचिए कि जो भी कंस्ट्रक्शन किए गए उससे जो भी आर्थिक लाभ हुआ होगा, लेकिन अब जोशीमठ शहर को नए ढंग से बसाने पर कितना पैसा खर्चा होगा, पर्यावरण ने अपनी कीमत वसूल ली, आप ऐसा कह सकते हैं। तो पारिस्थितिक विचार जब आए उसी समय अगर उस पर काम हो जाए तो विकास में वो बाधक नहीं होंगे, अपितु विकास को और बेहतर करेंगे, ऐसा आप लिख सकते हैं जोशीमठ की घटना। फिर आता है धारित आर्थिक विकास के लिए पारिस्थितिकियों पर्यावरण का परिरक्षण आवश्यक है, प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल। बिल्कुल, यानी अब अगर आप उत्तराखंड को पर्यटन का केंद्र बनाना चाहते तो आपको किस प्रकार की नीतियां अपनानी चाहिए? भाई पर्यटन केंद्र का मतलब हो गया आप आर्थिक विकास चाहते हैं, लेकिन आर्थिक विकास अगर आप चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि जिससे वहां पर इस प्रकार की जोशीमठ जैसी आपदाएं ना आए, अन्यथा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आर्थिक विकास नहीं होगा, वो बाधित होने लगेगा पर्यावरणीय आपदाओं के कारण, जैसा कि हम लैंड सब्सिडेंस और लैंडस्लाइड की घटनाएं देख पा रहे हैं उत्तराखंड के जोशीमठ में। ये और भी कहीं दिखाई दिया जा सकता है, तो हमको रखना चाहिए। मिश्रा समिति की रिपोर्ट यहां पर भी आएगी। अब आता है जीएस पेपर 4 यानी इथिक्स। इथिक्स में देख सकते हैं बहुत जगह आएगा, जैसे नीति शास्त्र के आयाम, डायमेंशन ऑफ इथिक्स क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ इथिक्स, और डायमेंशन ऑफ इथिक्स में आएगा एनवायरमेंटल इथिक्स यानी पर्यावरणीय नैतिकता। क्या आएगा? पर्यावरणीय नैतिकता यानी एनवायरमेंटल इथिक्स आएगा। तो पर्यावरणीय नैतिकता पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, देखिए केस स्टडी भी आई है सन 2014 में, और उसके बाद यहां पर भी प्रश्न आया है 2015 में, दोनों साल। इसके बाद अभी तक प्रश्न नहीं आया है, तो 23 और 24 वाले तैयार रहिएगा एनवायरमेंटल एथिक्स पर क्वेश्चन का सामना करने के लिए। तो जैसे मैं पहले ये क्वेश्चन बताऊं, प्रश्न पूछा था व्हाट इज मीन बाय एनवायरमेंटल एथिक्स, पर्यावरणीय नैतिकता से आप क्या समझते हैं? तो पर्यावरणीय नैतिकता का मतलब क्या हो गया कि हम विकास की परियोजनाओं का संचालन इस प्रकार से करें, विकास की परियोजनाओं का संचालन इस प्रकार से करें जिससे कि पर्यावरण यानी इकोसिस्टम को नुकसान ना हो। यही है पर्यावरणीय नैतिकता, यानी विकास के लिए, विकास हमारा लक्ष्य, हमारा एंड्स है, ठीक है, और हम उस विकास की प्राप्ति के लिए ऐसे मीन्स, ऐसे मीडियम को अपनाएं जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, आसपास के इकोसिस्टम को नुकसान ना हो। यही है पर्यावरणीय नैतिकता। अब आता है इसका अध्ययन करना किस कारण महत्वपूर्ण, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी, इसका अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण? अब आप बताइए मुझे, इसका अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण? तो आप लिखेंगे हाल की, ऐसे रिसेंट हाल की जोशीमठ के घरों में दरारें पड़ना, अब यही घटना आप बता देंगे। और 1976 में मिश्रा समिति द्वारा कही गई बात,
यह बताती है कि पॉलिसी मेकर्स को भी और जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सबको पर्यावरणीय नैतिकता का अध्ययन करना चाहिए। अब आप लिख सकते हैं भाई इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए? इसीलिए ना कि हम सीखें, हम पर्यावरणीय दृष्टि से नैतिक हो, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचने दे। ठीक है, पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से किसी एक पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा कीजिए। तो आप ये लैंड सब्सिडेंस की घटना का जिक्र यहां पर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया, यहां पर आप लगा सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए 2014 की केस स्टडी है। आजकल समस्त विश्व में आर्थिक विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है, यानी इसमें इसकी समरी है कि आर्थिक विकास पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, बट पर्यावरण और आर्थिक विकास में एक समन्वय हो, यानी हम आर्थिक विकास को भी रोक नहीं सकते, पर्यावरण को भी नुकसान होते देख नहीं सकते। दोनों बातें हो गई, तो ये क्या हो गया? तो डिलेमा हो गया, क्योंकि भाई तो ऐसे में ये डिलेमा खत्म हो कि पर्यावरण भी हो और विकास को नुकसान भी ना हो। इसके लिए कोई साध्य रणनीति बताइए, इसके लिए कोई आइडिया बताइए कि पर्यावरण का विकास यानी विकास भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, इसके लिए कोई स्ट्रेटजी बताइए, कोई रणनीति बताइए। तो इसके लिए क्या रणनीति बताएंगे? पर्यावरण और विकास का विषय चर्चा में आ गया, तो इसके लिए रणनीति आप क्या बताएंगे? यानी आप बोलेंगे कोई भी प्रोजेक्ट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में चले अगर, तो वहां पर जो हमारा EIA है, क्या है? पर्यावरण प्रभाव आकलन, और उसके जो 6 स्टेप हैं उसका सख्ती से पालन होना चाहिए, और उसके बाद ही किसी प्रोजेक्ट को मंजूरी देनी चाहिए, जिससे कि पर्यावरण और विकास में गहरा संबंध बना रहे, जोशीमठ ऐसी घटना ना हो। आप ये भी एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हैं, तो यहां पर EIA का जिक्र कर सकते हैं आप आसानी के साथ। तो ये रहा IQIP। चलते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक आज हमारा आज 8:30